आगे बढ़ते हैं सर। इक्विटी इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन के बाद इक्विटी इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कवर करते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से इनिशियली या सब्सिक्वेंटली मेजर किया जाएगा। देखिए, क्लासिफिकेशन के रूल्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, सिर्फ मैं ये फॉर्मेलिटी के लिए रीड कर लेता हूं। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रेसिव इनकम है, तो ये फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रेसिव इनकम में क्लासिफाई कब होगा? इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इफ द इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज नॉट हेल्प फॉर ट्रेडिंग एंड, इन दोनों के दरमियान मैंने एंड का लफ्ज लिखा है। एक तो ये हेल्प फॉर ट्रेडिंग ना हो, एंड द एंटिटी हैज इलेक्टेड एन इररिवोकेबल चॉइस फॉर दिस डेजिग्नेशन ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द एसेट, सब्सिक्वेंट रिक्लासिफिकेशन इज नॉट अलाउड। अगर तो एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है और हमने इनिशियल रिकॉग्निशन पे ओसीआई ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो फिर हम इसे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्लासिफाई करेंगे। सर, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में कब क्लासिफाई करेंगे? इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में कब क्लासिफाई करेंगे? इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इफ इट इज हेल्प फॉर ट्रेडिंग, और अब यहां मैंने इंटेंशनली और लिखा है, ऊपर इंटेंशनली एंड लिखा था, या इंटेंशनली और लिखा है, और द एंटिटी हैज नॉट इलेक्टेड टू क्लासिफाई द इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अगर हेल्प फॉर ट्रेडिंग है तो पीएनएल में ही रखोगे, अगर हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है लेकिन तुमने ओसीआई मॉडल सेलेक्ट नहीं किया, ओसीआई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, तो फिर तुम इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में ही रख रहे होगे। क्या ये बात समझ आती है हमें? बेसिकली हमने बात करनी है इक्विटी इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के हवाले से। अब देखें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पहले आपने जितनी भी स्टैंडर्ड्स मेरे साथ एफएआर 1 में कवर किए थे ना, चाहे वो IS2 इन्वेंट्री हो, चाहे वो IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, चाहे वो IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, उन सारे स्टैंडर्ड्स में जो एसेट की इनिशियल रिकॉग्निशन होती थी ना, वो होती थी कॉस्ट पे। हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते थे। कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स थे, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट एंड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते थे, परचेज प्राइस एंड डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा स्टैंडर्ड आने लगा है जिसमें फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी की जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगी ना, वो कॉस्ट पे नहीं होगी, वो फेयर वैल्यू पे होगी। अब तुम्हारी जिंदगी में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम से एक ऐसा स्टैंडर्ड आ रहा है जिसमें फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी की जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगी ना, वो कॉस्ट भी नहीं होगी। देखो, अगर ये लैपटॉप की मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए, और अगर ये लैपटॉप मैं किसी जानने वाले से 1.5 लाख का खरीद लेता हूं, तो मैं इसे 1.5 लाख पे रिकॉर्ड करूँ, और मुझे कोई बेवकूफ बना के ये 2.5 लाख का दे दे, तो मैं इसे 2.5 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अगर एक कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू 100 रुपए पर शेयर है, और मैंने किसी रिलेटेड पार्टी से वो शेयर 80 में खरीद लिया या 120 में खरीद लिया, तो फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी की जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगी ना, वो फेयर वैल्यू पे हो रही होगी, वो फेयर वैल्यू पे हो रही होगी। तो सबसे पहले लिखा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू इज इनिशियली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इज इनिशियली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। इनिशियल रिकॉग्निशन फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू पे होगी। अच्छा, फिर एट टाइम्स जब आप कोई फाइनेंशियल एसेट, डेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल लायबिलिटी वगैरह का इनकर करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं मार्केट से शेयर्स बाय करूं, तो मुझे ब्रोकर को कुछ फी पे करनी पड़ेगी, स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ फी पे करनी पड़ेगी, या मैं कोई बैंक से लोन लूं, तो मुझे कुछ बैंक के बैंक चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर मैं कोई डिबेंचर्स, टीएफटीज, बॉन्ड इशू करूं, तो इसके अगेंस्ट मुझे कोई ना कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करनी पड़ सकती है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट की सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो कॉस्ट जो इनकर करनी पड़ रही है इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इस फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी की वजह से। अगर तो आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, तो जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगी वो होगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे। लेकिन अगर आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, तो इस केस में जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगी वो होगी फेयर वैल्यू पे, जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो आपकी पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगी। जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो आपकी पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगी। अगर फाइनेंशियल एसेट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हम पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर देंगे। क्लियर है? अच्छा,
अब दोनों का ही नाम क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। यानी कि सब्सिक्वेंटली अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो हर ईयर एंड पे इसको फेयर वैल्यू पे लगेंगे, अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो भी हर ईयर एंड पे इसको फेयर वैल्यू पे ही ला रहे होंगे। बस फर्क क्या होगा सर, फर्क ये होगा कि ओसीआई के कैटेगरी में जो फेयर वैल्यू का गेन या लॉस आएगा वो आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड हो रहा होगा, और पीएनएल कैटेगरी में जो फेयर वैल्यू का गेन या लॉस आएगा ये आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। और ये बात इसके नाम में ही छुपी हुई है, नाम में ही दिख रही है, छुपी हुई क्या है, इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू की पीएनएल, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन दोनों की ही फेयर वैल्यू पे। बस फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में जो फेयर वैल्यू का गेन आएगा ये आपके ओसीआई में रिकॉर्ड होगा और फेयर वैल्यू रिजर्व में पार्क हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल में हिस्टोरिकल कॉस्ट से ऊपर रिवैल्यू करते थे। जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल में हिस्टोरिकल कॉस्ट से ऊपर रिवैल्यू करते थे, हम एंट्री क्या बनाते थे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रेडिट। फिर वो जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था वो आपकी बैलेंस शीट पे कहा जाता था, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में। इसी तरह फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में जो फेयर वैल्यू में गेन या लॉस यहाँ पे दोनों बात, गेन या लॉस जो आएगा वो ओसीआई में रिकॉर्ड होगा, और ओसीआई रिकॉर्ड होने के बाद ये आपकी बैलेंस शीट पे फेयर वैल्यू रिजर्व में चला जाएगा, ये आपकी फेयर वैल्यू रिजर्व में चला जाएगा। अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो ईयर एंड पे इसको फेयर वैल्यू में लेकर आएंगे, जो भी फेयर वैल्यू का गेन होगा वो आपका पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। दोनों ही केसेस में जो आपकी डिविडेंड इनकम है ना ये पीएनएल में रिकॉर्ड होगी, जो आपकी डिविडेंड इनकम है ना ये पीएनएल में रिकॉर्ड होगी, चाहे फेवर थ्रू पीएनएल हो चाहे फेवर थ्रू ओसीआई हो। अगर इन शेयर्स में हमें डिविडेंड मिल रहा है ना ये डिविडेंड हमारा पीएनएल में ही रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर फेवर थ्रू पीएनएल है तो डिविडेंड पीएनएल में रिकॉर्ड हो रहा है, समझ आता है, लेकिन अगर एक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो फिर इसका डिविडेंड पीएनएल में क्यों रिकॉर्ड हो रहा है, इसका डिविडेंड ओसीआई में क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट के सवाल में किया था कि सर अगर मैंने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों की है, ताकि डिविडेंड से तो कमाऊंगा ना, तो इस वजह से इस केस में भी डिविडेंड इनकम तो पीएनएल में जाएगी। या यूं सोचो कि कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू में फेयर वैल्यू में जो चेंज आता है ना, यस वो कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से आता है, लेकिन वो सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं आता। मार्केट में अगर एक कंपनी के तुम शेयर प्राइस देख रहे हो किसी दिन बढ़ रही है किसी दिन कम हो रही है, यस ये कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से होता है, लेकिन ये सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं होता। आपकी इकोनॉमी कैसी जा रही है, आपके इन्वेस्टर्स क्या करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर्स की क्या स्पेकुलेशन है, बहुत सारे लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट में पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या सर्टेनिटी कितनी है, आईएमएफ के लोन का क्या होने वाला है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के अलावा है, जो कि आपकी स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करती है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। तो फेयर वैल्यू में जो चेंज आ रहा है, फेयर वैल्यू में चेंज आ रहा है वो रियल टर्म में आपकी शायद इनकम या प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर, लेकिन अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उस कंपनी से आपको डिविडेंड मिला, डिविडेंड कहां से मिल रहा होगा, उस इन्वेस्टिंग कंपनी के प्रॉफिट से, और वो प्रॉफिट्स तो रियल है ना, उस प्रॉफिट से अगर तुम्हें डिविडेंड दिया जा रहा है तो ये डिविडेंड तुम्हारा हमेशा पीएनएल में ही रिकॉर्ड हो रहा होगा। क्या ये बात यहां तक समझ आती है? एक बात मैंने लिखी है, फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई, इसे मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा, ये मैंने एक समरी के तौर पे क्रिएट करने के लिए ये बात यहाँ लिख दी है, लेकिन ये बात हम डिस्कस करेंगे IS 21 के स्टैंडर्ड में। IS 21 का स्टैंडर्ड आपके FAR 2 के ही कोर्स का पार्ट है जिसका नाम है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बाद अगला टॉपिक हमारा IS 21 ही देख रहे होंगे। तो ये जो बात मैंने यहाँ लिखी है इसे मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, इसे हम IS 21 के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। एक और पॉइंट भी आ रहा है, ये सुनिएगा, कहता है ऑन डिस्पोजल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, हम फेयर थ्रू ओसीआई की बात कर रहे हैं, द फेयर वैल्यू रिजर्व इज नॉट रिसाइकल्ड टू पीएनएल, हाउएवर it can be transferred between reserves within equity, that is from fair value reserve to retained earnings। मैं से एक्सप्लेन करता हूं, देखें आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड कवर किया है FAR 1 लेवल पे,
I16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, I16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल में रखो और रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर आपके एसेट की फेयर वैल्यू बढ़ जाए तो आप एंट्री क्या बनाते थे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रेडिट। फिर हम इस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का क्या करते थे? सर इस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 3 काम हो सकते हैं। अगर तो एसेट सब्सिक्वेंटली डेप्रिशिएट हो रहा है तो हम हर साल एक एंट्री बनाते थे, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ये याद आ रही है चीजें हमें? ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अल्टीमेटली आपके बैलेंस शीट पे रिवैल्यूएशन सरप्लस में जा रहा होता है। अगर एसेट सब्सिक्वेंटली डेप्रिशिएट हो तो रिवैल्यूएशन एसेट डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अगर सब्सिक्वेंटली एसेट की फेयर वैल्यू कम हो तो भी हम एंट्री बनाते थे, ओसीआई डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। और अगर हम एक एसेट डिस्पोज ऑफ कर दे तो फिर हम एंट्री क्या बनाते थे? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। आई 16 में जब आपने एसेट को ऊपर रिवैल्यू किया, उस पे रिवैल्यूएशन सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड कर दी। अब इस रिवैल्यूएशन सरप्लस के 3 काम होंगे। अगर एक एसेट आगे जाके डेप्रिशिएट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग में थोड़ा थोड़ा करके मूव होता रहता है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के नाम से। अगर एसेट सब्सिक्वेंटली रिवैल्यू हो रहा है तो एसेट की रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के नतीजे में हम एंट्री क्या बनाते हैं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट, पीपी क्रेडिट। और अगर वो एसेट डिस्पोज ऑफ ही हो जाए तो फिर जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है उसे हम रिटेन अर्निंग में क्लोज कर देते थे। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, इसकी फेयर वैल्यू में चेंज आया, फेयर वैल्यू बढ़ भी सकती है, फेयर वैल्यू कम भी हो सकती है। तो जब भी फेयर वैल्यू में चेंज आएगा तो उस वक्त आपकी एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट, फेयर वैल्यू गेन ओसीआई क्रेडिट। अगर लॉस आता तो वाइस वर्सा एंट्री बन जाती, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, ओसीआई, इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अब ये जो आपने ओसीआई रिकॉर्ड किया है ना, इसका क्या होगा? सर ये आपकी बैलेंस शीट पे चला जाएगा फेयर वैल्यू रिजर्व में। अब आपने ये इन्वेस्टमेंट आगे जाकर डिस्पोज ऑफ कर दी, तो इस केस में जितना भी रिजर्व है ये आपका पीएनएल में रिसाइकल नहीं होगा, बल्कि आपकी रिटेन अर्निंग्स में रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाए। और इसको हम कहते हैं बेसिकली ट्रांसफर विद इन इक्विटी। कि आपने इसको पीएनएल में रिसाइकल नहीं किया बल्कि इक्विटी में ही ट्रांसफर कर दिया। फेयर वैल्यू रिजर्व भी इक्विटी है, आपने इक्विटी के एक जगह से उठाकर उसे रिटेन अर्निंग इक्विटी में ही डाल दिया है। तो अगर हमारे पास फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इन्वेस्टमेंट है, इस पे कोई फेयर वैल्यू रिजर्व है और आपने उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, तो जो भी फेयर वैल्यू रिजर्व है ये पीएनएल में रिसाइकल नहीं होगा। हाँ, हम इसे रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, इक्विटी में अंदर ही घुमा सकते हैं, यानी कि रिजर्व से ले जाकर रिटेन अर्निंग में ले जा सकते हैं। अच्छा, ये बात मैंने इसलिए बताई है, अदरवाइज तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बताने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैंने कहा एक बात डाल दूं। लेकिन कैफ 5 लेवल पे डिस्पोजल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। यानी मैंने जैसे आपको टॉपिक के स्टार्ट में डिस्कस किया था ना कि एक्चुअल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का 5% भी आपको यहाँ पे कवर नहीं करवाया जाएगा, 5% भी कम हिस्सा है। तो फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी की जो डिस्पोजल है वो भी आपकी कैफ 5 लेवल के का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ बताने के लिए हो, इस वजह से मैंने ये बात आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है।